बेपनाह प्यार तुमसे भाग 32। अनु ऋषभ के साथ उसके कार में बैठ जाती है। कार में बैठते ही ऋषभ ने कार स्टार्ट कर दी, पर वो अभी तक चुप ही था और उसकी ये चुप्पी अनु को खल रही थी। अनु बार बार ऋषभ को ही देखे जा रही थी। ऋषभ भले ही कुछ नहीं बोल रहा था, पर गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके हाथ स्टीयरिंग पर हिल रहे थे, मानो वो गुस्से से काँप रहे हो। वो बस सामने ही देखकर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। शायद ऋषभ के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो उसे पता ही नहीं चला और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। रोड भी खाली ही था, तो एहसास ही नहीं हुआ कि स्पीड कम करनी चाहिए थी। तभी अचानक कहीं से एक गाय रोड पर सामने आ गई और ऋषभ ने जल्दी से ब्रेक मारी। अनु पूरी तरह आगे झुक गई। उसके सिर में बहुत जोर से चोट लगने ही वाली थी कि ऋषभ ने अपना हाथ उसके आगे रख दिया। ऋषभ, तुम्हें लगी तो नहीं? अनुष्का, नहीं। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई थी? इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हें कि आगे बैठने वालों को बेल्ट लगानी चाहिए। पहले तुम मेरी जान ले लो, फिर आराम से अपनी माँ के साथ रहना। अनु यही तो चाह रही थी कि ऋषभ के अंदर का गुस्सा जल्दी से बाहर आ जाए, ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ऋषभ, हद बेवकूफ़ हो तुम। अनु अपना बैंडेज वाला हाथ आगे कर दी। ऋषभ ने अफसोस से अपनी दोनों आंखें बंद कर कार की सीट पर अपना सर दे मारी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर मैं अपने गुस्से में ये भी भूल गया कि अनु के हाथ में जख्म है। वो खुद से सीट बेल्ट नहीं लगा सकती थी। ओह, ये क्या हो जाता है मुझे? इतना गुस्सा क्यों आता है मुझे? ऋषभ आंखें खोला तो देखा अनु बाएं हाथ से सीट बेल्ट लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऋषभ तुरंत ही बेल्ट को पकड़कर लगा दिया और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से कार स्टार्ट कर दिया। अनु इस बीच लगातार ऋषभ को ही देखे जा रही थी, पर ऋषभ अभी भी शांत था। अनु जानती थी समुद्र की लहरें अगर शांत रहती है तो कुछ ही पलों में लहरों का उफान आने वाला रहता है। वो गियर पर रखे ऋषभ के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। ऋषभ एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाता है और नजरें खिड़की से बाहर कर देखने लगता है। अनु, आई एम सॉरी ऋषभ जी, मैं जानती हूँ अभी आप बहुत तकलीफ में हैं। पर ऋषभ ने फिर से गाड़ी में ब्रेक मारी और गाड़ी साइड करके रोक दी। गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। अनु भी घबरा गई। वो ऋषभ के पास जाने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलने की बहुत कोशिश करने लगी। जैसे ही बेल्ट खुली, वो जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ऋषभ परेशान सा कार के सहारे अपने दोनों हाथ को एक दूसरे में मोड़े खड़ा था। अनु धीरे से पूछी, क्या हुआ? आपने कार यहाँ क्यों रोक दी? ऋषभ कुछ नहीं बोला। आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं ना? क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं नाराज़ रहूं या किसी तकलीफ में? क्या कोई फ़र्क पड़ता है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या गलत बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता हूँ? कुछ नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी माँ के साथ। ऋषभ बोलते बोलते रुक गया। और वो रवि क्यों दिन रात तुम्हारी माँ के आगे पीछे मंडराता रहता है? इसलिए शायद तुम्हारी माँ मेरी जगह उसे पसंद करती है। अरे थक गया हूँ यार, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मांग रहा हूँ किसी से? पर सच तो ये है कि तुम भी अपनी माँ की तरह ही मुझे ही गुनहगार समझती हो। नहीं ऋषभ जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ अनु, यही बात है। तुम नहीं जानती मैंने कितने सपने सजाए थे, क्या क्या नहीं सोचा था, पर क्या हुआ? कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूँ। कल भी तुम अपनी माँ की तरफ थी और आज भी तुम अपनी माँ की तरफ ही हो। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, पर अपनों के आगे अंत में हार ही जाता है। सच पूछो तो हमारे रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कल सुबह ही मैं मम्मी पापा को लेकर यहाँ से वापस दिल्ली चला जाऊँगा, फिर दोबारा इस शहर में नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही अनु के शरीर पर मानो बिजली सी कौंध गई। अनुष्का, इतनी जल्दी आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? आप मुझे अपनी अनु को छोड़कर चले जाएंगे? ऋषभ परेशान सा दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाकर देखने लगा। अनु रोते हुए ऋषभ के सीने से लिपट गई। मुझे छोड़कर जाने की बात भी मत कीजिए। इस बार मैं सच में मर जाऊंगी। मैं आपके बिना अब नहीं जीना चाहती। मैं क्या करूं ऋषभ जी, मैं खुद दो राहे पर फंसी हुई हूँ। आप दोनों के बीच में तो मैं पिस रही हूँ। माँ मेरी बात नहीं समझ रही है। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर सच पूछिए तो मेरी माँ को मेरी ज़रूरत आपसे ज़्यादा है। ऋषभ हंसते हुए, हाँ अनु, सही बात है। हर बार तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही होती है, मुझे नहीं। आज फिर तुमने एक बार साबित कर दिया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए जीती हो। अनु, ऐसा नहीं है ऋषभ जी, मुझे बस कुछ दिनों का समय दीजिए।
मैं माँ को मना लूँगी और मुझे पूरा विश्वास है वो इस बार ज़रूर मान जाएंगी। ऋषभ, और अगर नहीं मानी तो? ऋषभ अनु को खुद से अलग करते हुए पूछा। अगर वो इस बार भी नहीं मानी तो तुम इस बार भी मुझे छोड़कर किसी और शहर में भाग जाओगी। ये 4 साल बहुत लंबी थी अनु। अगले 4 साल तक मैं अपने दिल पर बोझ लेकर तुम्हारे इंतज़ार में नहीं जी पाऊँगा। ऐसा ना हो अगली बार दीवार पर टंगी मेरी फ़ोटो पर हार देखो। ऋषभ ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इतना सुनते ही अनु का दिल दहल गया। वो तड़प कर ऋषभ के मुंह पर अपना हाथ रख दी। ऐसी अशुभ बातें भी आपने अपने मुंह से क्यों निकाली? आपको कुछ हो इससे पहले ही माता रानी मुझे उठा ले। ऐसा सुनते ही ऋषभ अनु को अपने गले से लगा लिया। ऋषभ, ये कैसी मझधार में हम फंस गए हैं अनु, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनु, आप मेरे साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दिल बहलाने के लिए ये हौसला अच्छा है। दिल बहलाने के लिए मैं काफ़ी हूँ मिस्टर ऋषभ। और ऋषभ मुस्कुरा दिया। तुम मुझे अच्छे से समझती हो ना कि किसी न किसी तरह मुझसे अपनी बात मनवा ही लेती हो। हाँ, तो वाइफ हूँ आपकी, इतना हक तो हर वाइफ का है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। आई लव यू यार, आई लव यू टू मच। अनु, आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6। ऋषभ जी, सब ठीक हो जाएगा ना? तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, हमेशा हमेशा। अच्छा, अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? तुम होने ही कहाँ देती हो अनु। अनु, अच्छा जी, आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा। वैसे एक बात बोलूँ, आपको नहीं लग रहा हमें देर हो रही है? माँ और अभी जी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऋषभ, कर दी ना मूड खराब करने वाली बात। अच्छा सॉरी बाबा, पर अब सच में हमें चलना चाहिए, नहीं तो मेरी माँ आपके ऊपर अपनी बेटी को भगाने का आरोप लगाकर जेल भिजवा देगी। और दोनों जोर से हंस पड़े। ऋषभ, हाँ भाई, तुम्हारी माँ ये भी कर सकती है। दोनों हंसते हुए कार में बैठे और थोड़ी देर में अनुष्का के घर पहुंच गए। ऋषभ अनुष्का को घर के बाहर ही उतारकर वापस अपने घर चला गया। ऋषभ जब घर पर पहुंचा तो मिस्टर रंजीत भी वहीं उसके मम्मी पापा के साथ हॉल में बैठे हुए थे। ऋषभ, क्या बात है मिस्टर रंजीत, ऑफिस नहीं जाना आपको? मानो ऋषभ सबके सवालों से बचना चाह रहा हो, इसलिए पहले ही सवाल पूछ बैठा। मिस्टर रंजीत, हाँ चलना है, सोचा साथ ही चलते हैं। वो आज शुक्ला जी के साथ बोर्ड मीटिंग है। तो बोलते बोलते रंजीत रुक गया। फिर वो ऋषभ के करीब आकर पूछा, आप ठीक है बड़े भाई? ऋषभ अपनी मम्मी पापा की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, हाँ मिस्टर रंजीत, उसने कहा है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी। सभी जानते थे उसकी माँ मानने वाली नहीं है, पर सब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दिए। चलिए मिस्टर रंजीत, हमें लेट हो रहा है। जी हाँ चलिए। ऋषभ और रंजीत को दिन भर लग गया शुक्ला एंटरप्राइजेज की बोर्ड मीटिंग में। फिर दोनों अपने ऑफिस की कैबिन में बैठे ही थे कि ऋषभ को ध्यान आया, काफ़ी देर हो चुकी है, अनु से हालचाल पूछ ली जाए। वो कॉल लगाया, रिंग भी जा रही थी, पर उसने कॉल उठाया नहीं। ऋषभ थोड़ा परेशान सा अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस की खिड़की से बाहर की भीड़ भाड़ को देखने लगा। फिर उसने दोबारा कोशिश किया, पर इस बार भी फुल रिंग होकर कट गई। अनु ठीक तो है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अचानक ऋषभ के दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगी। तभी पीछे से कुछ सोचते हुए मिस्टर रंजीत बोले, बड़े भाई, शायद ललिता पवार वही होंगी। ऋषभ, ललिता पवार? हाँ, वो आंटी जी का निकनेम मैंने ही रखा है। और ऋषभ खिड़की की तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगा। फिर उसे अचानक अनु की कुछ बातें याद आई और वो बोला, आपको मालूम है मिस्टर रंजीत, पहले अनु मुझे जाने कितने नामों से पुकारा करती थी। कभी हिटलर, कभी अकरू, कभी जिद्दी, तो कभी अरियल। वो जब मुझे इन नाम से संबोधित करती थी मेरा गुस्सा और बढ़ जाता था, पर आज लगता है इन्हीं नाम को जैसे ये कान तरस से गए हो। काश कोई बीते लम्हों को फिर से लौटा देता। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अभी भी ऋषभ खिड़की से बाहर ही देख रहा था कि तभी अनु का कॉल आया। ऋषभ की उंगलियां मानो उसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। वो फट से कॉल उठा लिया। क्या करती हो अनु, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? जानती हो मैं कितना घबरा गया था। अनुष्का, सॉरी ऋषभ जी। वो अनु की आवाज़ थोड़ी भारी लग रही थी। ऋषभ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इस तरह दबी आवाज़ में क्यों बोल रही हो? अनु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हॉस्पिटल से आने के बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। आंखें खुल ही नहीं रही है, पूरे शरीर में मानो दर्द सा हो रहा है। ये सब मेडिसिन के कारण होता है, 1-2 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पर प्लीज़ मेडिसिन लेना बंद मत करना, वो टाइम पर लेती रहना। हाँ मैं जानती हूँ। और आप घर में हैं? नहीं, बस मैं और मिस्टर रंजीत निकलने ही वाले थे। हाँ तो जाइए जल्दी, अंकल आंटी आपका वेट कर रहे होंगे।
और घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। चलिए रखती हूँ मैं, बाय। फ़ोन रखते ही ऋषभ को अचानक याद आया और वो मिस्टर रंजीत से पूछा, मिस्टर रंजीत, आपने पता किया कि रवि को मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? क्योंकि मैं कहाँ गया था, किससे मिला था, ये तो मैंने किसी को अब तक बताया ही नहीं है। तो उसे इतनी डिटेल में सब कुछ कैसे मालूम चला? नहीं बड़े भाई, क्योंकि ऑफिस में किसी को आपके बारे में नहीं मालूम था। और जहाँ तक आपकी फ़्लाइट की टिकट की बात थी, तो वो आपने पर्सनल अकाउंट से ही कटवाया था। तो ऑफिस में इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि आप कहाँ गए थे। तो रवि को मेरे बारे में इतना सब कैसे मालूम चला? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। पर बड़े भाई, आपने मुझे तो अभी तक बताया ही नहीं कि आखिर वहाँ हुआ क्या, होना क्या था। मिस्टर रंजीत, यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी प्रेस्टीज के कारण अपना पल्ला झाड़ लिया। हॉस्टल के सारे कर्मचारी बदल चुके थे, तो किसी को कुछ मालूम नहीं था। और वहाँ की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है कि उनसे सभी जानकारी निकलवाना शेर के मुंह से शिकार निकलवाने के बराबर है। तो वहाँ जाना ही बेकार रहा मेरा। अब तो बस आरव ही एक ऐसा शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि जो हुआ, जैसे हुआ, वो सब वो अच्छे से जानता होगा। पर उसकी तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। सच पूछिए तो मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। आपको मालूम है मिस्टर रंजीत, अनु बता रही थी कि हम आरव से मिले थे। ये बात अनु की माँ को मालूम था, तभी वो उस दिन अचानक उसकी एंगेजमेंट रवि के साथ करवाने का फैसला ले ली। और ये जो जल्दीबाजी में शादी भी हो रही थी ना, ये भी इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि मैं शहर में नहीं हूँ, बल्कि आरव गौरव के यूनिवर्सिटी अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने गया हूँ। रंजीत, इसका मतलब कोई आप पर लगातार नज़र रखे हुए है? आश्चर्य से रंजीत ने कहा। मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट हाँ, अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर कौन हो सकता है? कहीं रवि तो नहीं? अचानक रंजीत के मुंह से सुनकर ऋषभ की भी शक की सुइयां उसी तरफ चली गई। तभी बिना नॉक किए रवि कैबिन में आ जाता है और मुस्कुराते हुए, हेलो एवरीवन। रंजीत, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, धीरे से रंजीत के मुंह से निकला और ना चाहते हुए भी रवि सुन लेता है। रवि, तू मुझे शैतान बोल रहा है? रंजीत, नहीं यार, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? हाँ, लेकिन अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे और तू अचानक से हमारे सामने आ गया। रवि, मेरे बारे में? पर क्या? रंजीत, यही कि आजकल तू आंटी की विश लिस्ट में ज़्यादा ही रह रहा है। क्या मतलब तेरे बोलने का? अरे यार, वो फ्रस्ट्रेट है, यहाँ किसी को जानती नहीं है। उन्हें किसी अपने के साथ की ज़रूरत है जिससे वो हर बात शेयर कर सके। ऋषभ ने जो उनके बच्चे के साथ किया, जैसा वो मानती है, इससे वो किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकती है। अगर ऐसे में उन्हें मुझ पर विश्वास है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रवि एकदम से चिढ़ कर बोला। ऋषभ रवि की हर एक एक्टिविटी पर गौर कर रहा था, मानो वो सच में रवि पर शक कर रहा हो। तभी रवि भी अचानक ऋषभ की ओर देखकर पूछा, कहीं तुझे मुझ पर शक तो नहीं? कहीं तू मेरे बारे में तो कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है? देख, अगर तू ऐसा सोच भी रहा है तो मुझसे ज़्यादा तेरे आगे पीछे कोई और रहता है। तेरी हर एक्टिविटी और डिटेल्स मुझसे ज़्यादा कोई और जानता है। रवि का साफ साफ इशारा रंजीत की तरफ था। चोर की दाढ़ी में तिनका, रंजीत मन ही मन सोचा। फिर भी ऋषभ पूछा, किस बात पर? रवि, मेरा मतलब ये सब जो हो रहा है। ऋषभ, नहीं यार, मुझे बस इतना ही मालूम है कि अनु मेरा पहला प्यार थी, है और रहेगी। वो खुद को ख़त्म कर लेगी, पर किसी और के साथ शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि, अगर आंटी चाहे तो वो उनसे कुछ भी करवा सकती है। अचानक रवि के मुंह से निकला। रंजीत और ऋषभ दोनों रवि को गौर से देखने लगे। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। कमिंग, रंजीत बोला। रमेश 3 कप कॉफ़ी लेकर आया। रंजीत, ये कॉफ़ी किसने मंगवाया है? हम तो अभी घर जा रहे थे। रवि, मैं ही कैबिन में आने से पहले रमेश को 3 कप कॉफ़ी बोलकर आया था। सोचा था साथ में मिलकर पियेंगे, पर यहाँ तो आते ही मुझ पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। थैंक यू रमेश, बोलते हुए रवि ने उसके हाथ से ट्रे ले लिया। रमेश रंजीत की तरफ देखा तो रंजीत मानो जैसे गुस्से से बोल रहा था, तेरी तो इस महीने की भी आधी सैलरी गई बेटा। रवि, क्या हुआ रमेश, क्या सोचने लगे? अगर हमें कुछ और चाहिए तो आपको बुला लेंगे, अब आप जाइए। रमेश, जी सर। वो पीछे मुड़ा ही था कि उसे याद आया। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पेपर निकालकर ऋषभ की तरफ बढ़ाकर बोला, सर ये कोरियर वाले ने दिया है। ऋषभ वो पेपर लेते हुए थैंक यू बोला। जाते जाते रमेश एक बार फिर तिरछी नज़रों से
मिस्टर रंजीत की तरफ देखा तो अभी तक मिस्टर रंजीत उसे ही घूर रहे थे। रमेश के जाते ही ऋषभ पेपर को खोलकर देखा और मुस्कुरा दिया। ऋषभ को मुस्कुराते देख, क्या हुआ बड़े भाई, आप तो यूं मुस्कुरा रहे हैं जैसे ये आपके लिए लव लेटर हो। ऋषभ, वही समझ लीजिए मिस्टर रंजीत। रंजीत यानी भाभी जी ने बोलते हुए रंजीत खुशी से अपनी चेयर से उठा और एक झटके में ऋषभ के हाथों से वो पेपर ले लिया। अरे मिस्टर रंजीत, फिर ऋषभ कुछ नहीं बोला। रंजीत, अब तो मैं पढ़कर ही रहूँगा। पर इसमें तो, वो पेपर को गौर से देखा और बोला, इसमें तो डिलीवरी के सामानों की काउंटिंग है। और नीचे नज़र पड़ते ही रंजीत भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि नीचे लिखा था, थैंक यू मिस्टर अकरू। अच्छा तो ये बात है, लीजिए, आप जिस निकनेम के लिए उन्हें आज इतना मिस कर रहे थे वो फिर से आपको मिल गया। रवि, तूने अनु को सामान भिजवाया है, पर क्यों? मेरा मतलब, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मुझे भी बोल सकती है, मैं हूं ना उनके साथ। जैसे अचानक ये सुनकर रवि को बुरा लगा हो। ऋषभ रवि की बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या मतलब? वो मेरी वाइफ है, वैसे भी उसने मुझसे कुछ कहा नहीं था, बस मैं ही अपनी तरफ से उसे भिजवा दिया है। बात आगे बढ़ती इससे पहले ही ऋषभ के मोबाइल पर उसके पापा का कॉल आया और वो कॉल देखते ही समझ गया कि घर पर सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो चुका है, और तीनों वहाँ से निकल गए। ऋषभ घर पहुँचते ही अपने कमरे में शावर लेने चला गया। थोड़ी देर में जब वो वॉशरूम से निकला तो बेड पर रखी उसके मोबाइल में बार बार फ्लैशलाइट जल रहा था। वो टॉवल से अपने भीगे बालों को पोंछते हुए मुस्कुराकर सोचा, ज़रूर अनु का ही कॉल होगा, और मन में कुछ सोचते हुए खुशी से अपना मोबाइल उठाया तो उस नंबर को देखकर उसके चेहरे का रंग गहराता चला गया। उसकी भौहें आश्चर्य से सिकुड़ने लगी। 4-5 कॉल। वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल लगाने लगा, पर मोबाइल स्विच ऑफ था। वो अफसोस करते हुए, उफ, मैंने ये क्या मिस कर दिया। अब तो ऋषभ परेशान सा हो गया। अब तो मानो ऋषभ की आंखों की नींद ही उड़ गई। वो सारी रात बेचैन सा बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता रहा, पर कोई फ़ायदा नहीं, हर बार स्विच ऑफ ही बता रहा था। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।